Welcome back once again. My dear students, in the last turn we have discussed about the work done in isothermal process and the Paission's equation for the adiabatic process. Today we start the work done in adiabatic process. So write down the heading, work done in adiabatic process. Okay. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया कि एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या. ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन एनर्जी यानी कह सकते हो हीट एक्सचेंज ना हो. अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है तो फिर प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं होगा. एडियाबेटिक इक्वेशंस जो होती हैं वो पाइशंस लॉ बोली जाती हैं या पाइशंस इक्वेशन है. तो हमें यहां पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो पाइशंस इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. मैंने लास्ट वीडियो में पाइशन इक्वेशन डिराइव भी करा दी है, वो आपके पास है. अभी हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैसे वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है देखिए क्या होता है. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम V1 टू V2 और PdV. ये वर्क डन का फॉर्मूला है. हम यहां पर P को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको याद होगा मैंने पाइशन इक्वेशन पढ़ाया था, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. नहीं याद आ रहा ये PV गामा की वैल्यू है. यहां से P फाइंड आउट करेंगे. कांस्टेंट को हमने सिंबल K से बोल दिया है तो ये बन गया देखो KV की पावर गामा, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं KV की पावर माइनस गामा. बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को ऐसे लिखने में? इन दिस वे. तो अब आओ वर्क डन. नाउ वर्क डन. चलो वैल्यू पुट करते हैं. V1 टू V2 KV माइनस गामा dV. अब इंटीग्रेशन करना है मुझे. K बाहर निकाल दो. V1 टू V2 V माइनस गामा dV. आपको इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, फिर भी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं एक जगह. इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ. इसी कॉन्सेप्ट से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1 ये बनेगा. ये माइनस गामा प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही निकाल के रख लो. अब यहां क्या बना देखो, ध्यान से देखो. v टू द पावर माइनस गामा अपान में v लिख दो और लिमिट पीछे अप्लाई कर दो. एक स्टेप ऐसा करो, पहले लिमिट ही सॉल्व कर दें, बाद में इसको आगे प्रोसीड करें. देखो लिमिट पहले अप्लाई कर दो. फर्स्ट सबसे पहले हम लोग कौन सी लिमिट यूज करते हैं बताओ? अपर लिमिट. तो पहले V2 यूज कर दो. V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस में फिर V1 माइनस गामा प्लस 1. इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसको 1 माइनस गामा लिख लिया है. ये देखो V2 पावर गामा माइनस का अपान में V2 और माइनस. एक सेकेंड, ये उल्टा लिख दिया. देखो थोड़ा ध्यान देना प्लीज. ये जो V2 की पावर माइनस गामा ये प्लस में है ना, तो मल्टीप्लाई में लिखोगे इसको. और ये V1 की पावर माइनस गामा और V1 हो जाएगा इस तरीके से. इस K को अंदर कर दीजिए ब्रैकेट के, तो K बाई V2 की पावर गामा प्लस का हो जाएगा जब डिवाइड में लिखोगे, और K बाई V1 पावर गामा और V1 कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब सुनिए जरा, ये दोनों कुछ बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं जरा देखना भाई. आपने अभी पीछे इस तरह का एक रिलेशन निकाला है. देखो ये देखो आप ध्यान से, K बाई V की पावर गामा P है, या फिर K V की पावर माइनस गामा को हम क्या लिख सकते हैं? P. तो अगर V1 होगा तो क्या लिखोगे? P1. V2 होगा तो P2. तो इस तरीके से अगर हम कहें तो ये रिलेशन कुछ बनेगा. ये P2 V2 बन जाएगा और ये P1 V1. अच्छा 1 मोल के लिए देखो, 1 मोल का टोटल ले लो पूरा फॉर आइडियल गैस.
आइडियल गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो PV इज इक्वल टू म्यू RT फॉर्मूला होता कि नहीं होता, बताओ। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं P1 V1 के लिए बोलूं अगर मैं, तो म्यू R T1, और P2 V2 बोलूं तो म्यू R T2। अब ये पुट कर दो, तो अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला किस फॉर्म में आ रहा है। पहला टर्म हो गया म्यू R T2 माइनस म्यू R T1, इसमें से म्यू R बाहर निकाल दो, तो आएगा T2 माइनस T1। बोलो भैया सब लोग बताओ। बस वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज म्यू R1 माइनस गामा T2 माइनस T1। नोट डाउन। चलिए अब हम बात करते हैं हीट इंजन के इंट्रोडक्शन की। हीट इंजन है क्या? इंजन तो आप समझते होंगे। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हीट को डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है। हीट इंजन की 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी हमारी इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन में आता है स्टीम इंजन, इंजन के अंदर ही कंबस्शन हो रहा है फ्यूल का। एक्सटर्नल में इंजन से बाहर कंबस्शन हो रहा होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल इंजन है, ये क्या है? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। ठीक है, आउटसाइड कंबस्शन रहता है इसका। तो अभी तो हम फिलहाल हीट इंजन के बारे में बात करें, तो एक लाइन का पहला इंट्रोडक्शन तो ये लिखिए, सच अ डिवाइस, such a device which convert heat energy into mechanical energy is called heat engine। There are 2 types, नाम केवल लिख लो इनके, इंटरनल कंबस्शन इंजन सेकेंड एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एग्जाम्पल इनके आगे बढ़ा के लिख लेना, ये स्टीम इंजन का है, इसका एग्जाम्पल स्टीम इंजन है, और ये पेट्रोल और डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन। फिलहाल हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं। हीट इंजन कंटेन्स मेनली 3 पार्ट्स, हीट इंजन में देखो कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे तीनों का। एक पार्ट सिंक है, पहले सोर्स लिखिए पहले नंबर पे, सोर्स, सेकेंड सिंक, थर्ड डाल दीजिएगा वर्किंग सब्सटेंस। टोटल ये 3 पार्ट्स है। देखो इसका डायग्राम समझ लो, एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं। एक देखिए सोर्स होता है जिसको हॉट रिजर्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट रिजर्वायर। सोर्स टेम्परेचर रहेगा T1, ये हॉट रिजर्वायर है। रिजर्वायर सोर्स से कनेक्ट होता है हमारा वर्किंग सब्सटेंस, और वर्किंग सब्सटेंस से कनेक्ट होता है सिंक।
इसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है T2, इसे हम बोलते हैं कोल्ड रिजर्वायर। जरा थोड़ा समझना इसमें, सोर्स से ये वर्किंग सब्सटेंस जो है वो Q1 हीट T1 टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करेगा, इससे वर्क डन हो जाएगा W, और जो हीट बचेगी वो पहुंच जाएगी सिंक में। जरा इस बात को समझिएगा, ये हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम है, हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं मेन? 3, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। हमें इन्हीं का इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा बताना है। तो देखिए नंबर 1 पहला डालेंगे आप, फर्स्ट सोर्स। इसमें क्या लिखेंगे सुनिए, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे पेट्रोल जल रहा होता कि नहीं बताओ, तो वो हो गया क्या? सोर्स, हीट। और जो इंजन की हीट बचती है वो बाहर एयर में चली जाती कि नहीं बताओ, तो एयर क्या करेगी? सिंक, कोल्ड है। या आप लोग जानते हो जनरेटर वगैरह में जहां डीजल पेट्रोल जलेगा, कंबस्ट होगा, वो हॉट रिजर्वायर होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा, उसी से वर्किंग सब्सटेंस यानी पिस्टन वाला सिलेंडर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और वर्क डन परफॉर्म करेगा। बची हुई हीट आप देखो, कभी जनरेटर अगर घर में यूज हुआ तो पानी डालते रहते बीच बीच में उसमें, तो वो कोल्ड रिजर्वायर, उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। देखिए जिन इंजन्स में ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है उनमें बाहर से कूलेंट की नीड पड़ती रहती है। कार वगैरह में कूलेंट पड़ता है, सुना कि नहीं सुना आपने? कभी सर्विसिंग कराई वगैरह तो कार में भी कूलेंट डाला जाता है, वो इंजन को कूल करने का काम करता है। और बाद बाकी एयर फ्लो रहती है तो उससे भी थोड़ा कूलिंग होती है। बाइक वगैरह में देखिए कोई कूलेंट नहीं पड़ता है, बाइक में कभी कूलेंट देखा आपने डालते हुए? बाइक में कूलेंट का काम कौन करेगा? एयर। इंजन छू के देखो गर्म हो जाता है कभी, तो वो बाहर की एयर ही उस इंजन की हीट को रिमूव करती रहती है, वो रिजर्वायर का काम करेगा, एटमॉस्फेयर। तभी तो बाइक को एक पर्टिकुलर किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत बताते हैं, सुना कभी कि नहीं सुना है? कि 50 किलोमीटर या 100 चला लो, फिर रुक जाओ थोड़ी देर, 10-15, इंजन ठंडा हो जाने दो। लगातार आप चलाते रहो तो फिर इंजन खराब हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट कूलिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो खैर सोर्स क्या है, सबसे पहले कहेंगे इट इज हॉट रिजर्वायर। इट इज हॉट रिजर्वायर at high temperature T1 supply heat Q1 to the working substance। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन सोर्स का। सेकेंड सिंक का इंट्रोडक्शन समझ लो। It is cold reservoir. It is cold reservoir at temperature T2 gets rejected heat Q2 from वर्किंग सब्सटेंस। ओके, थर्ड होता है वर्किंग सब्सटेंस। इट इज अ सिलेंडर filled with gas fitted with piston। इसमें पिस्टन लगे होते हैं। it perform work W and reject remaining heat Q2 एक्चुअल में क्या होगी? Q1 माइनस W होगी भाई, Q1 सप्लाई की थी, W वर्क डन हो गया, तो रिमेनिंग हीट को क्या बोलोगे? Q1 माइनस W। इट रिजेक्ट रिमेनिंग हीट, दिस
टू द सिंक। ये तो बात हो गई इसके कंस्ट्रक्शन की, यानी पार्ट्स की। अगर वर्किंग की बात करूं मैं तो कुछ इस तरह लिखेंगे वर्किंग। देखो वर्किंग में भी यही चीज प्रोसीजर में लेंगे। हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग सब्सटेंस टेक्स Q1 हीट फ्रॉम द सोर्स, परफॉर्म वर्क W एंड रिजेक्ट Q2 हीट टू द सिंक, दैट इज वर्किंग। तो हम कहेंगे वर्किंग सब्सटेंस टेक्स Q1 heat from source at temperature T1 and perform work W and reject remaining heat Q2 to the cold reservoir sink। ये वर्किंग हो गई इसकी। इसके बाद एक वर्ड आता है इफिशियंसी ऑफ इंजन। कितना इफिशियंस है? तो इफिशियंसी, देखो इफिशियंसी ध्यान रखिएगा दो चीजों का रेशियो है। अच्छा मतलब अगर एग्जांपल के लिए मैं कहूं, अगर आपको मैंने 100 रुपीज दिया, आपने 80 का वर्क डन किया, तो आपकी इफिशियंसी कितना परसेंट हुई? 80/100, ये तो निकलेगा। आउटपुट बाय इनपुट, ये इफिशियंसी परसेंटेज है, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर लो। तो हम इसको डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ आउटपुट वर्क या वर्क डन कह सकते हो and supplied heat is called efficiency। ये तो बात हो गई। efficiency का फॉर्मूला बनेगा वर्क डन बाय सप्लाइड हीट। वर्क डन हमने W नाम दिया और सप्लाई कितनी की थी? Q1। तो इफिशियंसी का एक तो यही फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम आपसे बात करें कि W है क्या, तो Q1 सप्लाई था और Q2 रिजेक्ट हुआ, तो वर्क में कितना कन्वर्ट हुई हीट? कितनी हीट कन्वर्ट होगी बताओ वर्क में? Q1 माइनस Q2। तो हम इसको वर्क को क्या लिख सकते हैं? देखो Q1 माइनस Q2 लिख सकते हो कि नहीं बताओ? बाई Q1 अलग अलग डिवाइड कर दो जरा इसको, 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो कभी तो मल्टीप्लाई बाई 100। नोट कर लो इसको। देखो हीट इंजन की तो बात हो गई। अब हम बात करने वाले अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कार्नो इंजन। ध्यान रखिए लिखते कार नॉट है, पढ़ते इसको कार्नो। क्या पढ़ते हैं? टी साइलेंट रहेगा। कार्नो इंजन क्या है जरा समझिएगा। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच मतलब समझते हो? वो फ्रेंच के दाढ़ी नहीं थी उनकी, फ्रांस के थे वो, मतलब फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उनका नाम था सादी कार्नो। क्या नाम था? सादी कार्नो पढ़ते हैं, लिखते सादी कारनॉट। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी आइडियल इंजन की हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट की, यानी कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इंजन एक्चुअल नहीं बनाया इन्होंने, ये आइडियल इंजन है। लेकिन आइडियल तो जानते हो लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो ये इंजन भी नहीं है। इस इंजन की इफिशियंसी 100% है और ये रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल का मतलब होता है अगर वर्क डन सिंक टू मतलब सोर्स टू सिंक की तरफ हो तो सिंक से सोर्स की तरफ भी मिल सके, रिवर्स भी हो सके वापस। यानी अगर Q1 हीट सप्लाई की हमने वर्किंग सब्सटेंस को, उसने W वर्कआउट किया और Q2 रिजेक्ट किया सिंक को, तो अगर बाय द वे जरूरत पड़े तो सिंक उसको Q2 दे दे, बाहर से वर्क डन W मिल जाए तो वापस सोर्स को Q1 हीट रिटर्न की जा सके। ऐसे इंजन को रिवर्सिबल इंजन कहेंगे।
तो कार्नो इंजन रिवर्सिबल इंजन है, ध्यान रखिएगा। कार्नो इंजन कैसा है? मुझे लगता है इन्होंने इंजन ये इसलिए बनाया होगा, इनकी शादी में कार नहीं मिली होगी, मुझे ऐसा लगता है, अब इनका नाम पड़ गया शादी कार नॉट। तो इन्होंने अपना खुद का इंजन डेवलप किया, और आगे पढ़ाऊंगा मैं कार्नो साइकिल, एक साइकिल बनाई उसमें लगा लिया। ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई। खैर, तो शादी कार्नो का सुनिए जरा, इनके इंजन के कितने पार्ट हैं प्लीज सुन लेना। शादी कार्नो के इंजन में 4 पार्ट्स हैं, जबकि नॉर्मल हीट इंजन में कितने पार्ट्स लिखा है? 3। सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस। इसमें ये 3 तो है ही, वर्किंग सब्सटेंस को इन्होंने नाम बदल के सिलेंडर लिखा है। आप कहेंगे देखो 3 नाम है, सुन लीजिए जरा, सोर्स, सिंक, सिलेंडर विद वर्किंग सब्सटेंस। सिलेंडर विद वर्किंग सब्सटेंस, और एक होता है इंसुलेटेड स्टैंड। सुनिए जरा बात को, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें। तो पहली लेकिन लाइन हम जो इनका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे शादी कार्नो डेवलप्ड, शादी कार्नो डेवलप्ड एन आइडियल इमेजिनरी इंजन which have it is reversible engine, ये भी लिख लेना, it is reversible engine। कैसा इंजन है ये? it is reversible engine have 100% efficiency which have following parts। सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से, आप पिछले वाले आर्टिकल में भी जो हीट इंजन पढ़ाया है, उसमें भी ये 3 पार्ट्स हैं, वही चीजें लिखेंगे, और एक डायग्राम में बना रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, वो डायग्राम उसमें भी बना देना आप लोग, वो उसके भी पार्ट हैं। देखो थ्योरी में यहां नहीं लिखा रहा हूं, थ्योरी वहीं से कॉपी होगी। अगर कार्नो इंजन आ जाए बाय द वे, तो वही डिटेल जो वहां लिखी है आपने सोर्स में, तो सोर्स आर्टिकल डालिएगा, ये डायग्राम बनाइएगा, और वो डिटेल पूरी नोट कर दीजिए। ये डायग्राम उसमें भी बनना चाहिए, उस समय मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने नहीं बनाया है, तो आप बना लेना। ये सोर्स है। सोर्स की खास बात देखो, ऊपर की वॉल सिंगल बनाई मैंने, मतलब वहां से हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है, उसको हीट ली दी जा सकती है उसको। इसके बाद सिंक में बिल्कुल इसी स्टाइल से बनेगा, सेम एक डबल वॉल्ड ये बनेगी इतनी, और ये पूरा हिस्सा। सिंक और सोर्स देखने में आइडेंटिकल है, बस टेम्परेचर इसका T2 यानी डाउन टेम्परेचर है। जो सिलेंडर बनाएंगे, सुन लीजिए इसको, ये पिस्टन वाला सिलेंडर बनाना है। देखो ऐसे नीचे की वॉल सिंगल रहेगी, और बाद बाकी ऐसे आप सब डबल वॉल बनाएंगे। ये सिलेंडर है, इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस भरा हुआ है, ये ऊपर वेट रख दिए जाते हैं। ये पिस्टन वाला सिलेंडर है, ये वर्किंग सब्सटेंस। इंसुलेटेड स्टैंड आप 4th पार्ट बनाएंगे, जो चारों तरफ डबल वॉल, यानी इंसुलेटेड है ना, तो ये ना हीट लेगा ना ही देगा। तो आप इतना समझिएगा, अगर कभी कार्नो इंजन लिखना पड़े तो पूरा पुराना वाला हीट इंजन छापना एक तरह से, वर्किंग सब्सटेंस वही डेफिनेशन, और सोर्स सिंक वही डेफिनेशन, ये डायग्राम रहेंगे साथ में। इफिशियंसी वर्किंग सब वही रहेगी। हाँ, इस जगह ये जरूर लिखना स्टैंड के बारे में एक लाइन, इंसुलेटेड स्टैंड लिखना, तो इट इज इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म। हाँ, इसके अंदर इतना एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं, इट इज इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म यूज फॉर रेस्ट टू द सिलेंडर। इतना इसमें एक्स्ट्रा पढ़ा लो, बाद बाकी नोट कर लो, पूरा नोट करो।
चलिए कार्नो साइकिल को और समझ लें आप लोग। देखिए ये जो अभी कार्नो इंजन पढ़ाया है, इसी की हेल्प से एक रिवर्सिबल कर्व या ग्राफ हम बनाएंगे, वो साइक्लिक होगा, इसीलिए इसका नाम कार्नो साइकिल है। मैंने कहा ना कार्नो इंजन कैसा है, रिवर्सिबल इंजन है। देखिए जरा थोड़ा समझना कैसा साइकिल बनने वाला है। देखो हमने सबसे पहले इंडिकेटर डायग्राम के लिए ये बना दिया, ये हमारा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता कि नहीं करता बताओ, और ये वाला एक्सेस प्रेशर, ये पीछे बता चुका हूं ना मैं, नहीं याद है किसी को ये बात। सपोज करिए जो वर्किंग सब्सटेंस आपने सिलेंडर में लिया है उसकी इनिशियल कंडीशन प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इनिशियल पॉइंट पे जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम दे दो आप A। क्या नाम दे दो? अभी जो फर्स्ट कंडीशन है, इस समय सिलेंडर के पास क्या क्या जरा समझना, वॉल्यूम सिलेंडर का कितना V1, उस समय प्रेशर कितना अप्लाई P1, और जब इसको हमने सोर्स पे रखा होगा, सोर्स का टेम्परेचर कितना लेते हो T1, तो सोर्स पे इसको पुट किया हुआ है, टेम्परेचर है T1, तो गैस का भी टेम्परेचर T1 बनेगा कि नहीं? देखो कैसे समझना जरा, ये यहां से यूज हो रहा है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस है, इसको उठा करके सबसे पहले हमने पुट किया कहां, सोर्स पर। ये कंडक्टिंग वॉल है, देखो सिंगल वॉल, और ये भी कंडक्टिंग है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कंडक्टिंग बने रहेंगे कि नहीं बताओ, यानी इसकी हीट इसको मिलने लगेगी। ये फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है। तो सबसे पहले स्टेप पे हम बात कर रहे हैं P1, V1 और T1। अब चूंकि सोर्स पे लगातार रखा है तो उससे हीट ले रहा है, टेम्परेचर T1 मेंटेन रखना है मुझे, लेकिन अगर लगातार हीट मिलती रहेगी तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं। T1 मेंटेन हो सकता क्या? नहीं मेंटेन हो सकता, तो इंक्रीज होगा। लेकिन हम चाहते हैं इंक्रीज ना हो, हम क्या चाहते हैं, हम आइसोथर्मल प्रोसेस चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, हीट तो लेते जाओ, ऊपर से वेट थोड़ा कम करते जाओ। जब प्रेशर डिक्रीज करोगे तो पिस्टन एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा, और जब गैस एक्सपैंड होती तो टेम्परेचर डाउन होता है, कूलिंग होती कि नहीं, तो जानते हो कि नहीं जानते हो? तो जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ने का चांस देखें उतना प्रेशर हटाते जाएंगे, तो वो चीज एक्सपैंड होगी गैस। तो ध्यान देना प्लीज, टेम्परेचर हमने फिक्स बनाए रखने की कोशिश की है तो वो T1 है, प्रेशर हम डाउन कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो देखो ग्राफ किधर मूव करेगा, ध्यान देना, इसको आइसोथर्मल बोलेंगे। देखो ऐसे सिचुएशन, यहां देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ये कर्व हमारा उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उधर जाने का मतलब क्या हुआ, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर कैसा हुआ, देखो डाउन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे लगातार में क्या सेम बनाए रखा मैंने, टेम्परेचर T1 बनाए रखा है। तो अब ये नई कंडीशन आ गई बी पॉइंट, ये वाला पूरा कर्व होगा आइसोथर्मल। कैसा होगा? क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एक हमारा कर्व मिल गया। अब हम उस सिलेंडर को अभी कहां रखा है मेरा, बताओ, सिलेंडर सोर्स पर कहां रखा है। अब हम सोर्स से सिलेंडर को उतारेंगे और रेस्ट के लिए रख देंगे स्टैंड के ऊपर। कहां रख देंगे? अब ध्यान से देखना जरा, प्रोसीजर समझ आएगा तो भी आप दोबारा लिख पाओगे, नहीं तो सब नहीं। अब ये सिलेंडर पहले यहां रखा था ना सोर्स पे, इसने सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब कर ली कि नहीं कर ली, बताओ। अब इसको उठा करके स्टैंड पे रख दो। अब ध्यान देना, स्टैंड पे ये वॉल जब अटैच होगी जाके देखो तो इंसुलेटिंग हो जाएगी। यहां पर रखने का मतलब होता है ये पूरा सिस्टम इंसुलेटेड हो गया। क्या अंदर की हीट बाहर जा सकती है क्या, या बाहर से अंदर आ सकती क्या? नहीं। तो अब प्रोसेस जब स्टैंड पे चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, एडियाबेटिक। कैसा हो जाएगा? तो सेकेंड स्टेप में हमने इसको रख दिया है कहां पर, स्टैंड के ऊपर, तो प्रोसेस हो गया एडियाबेटिक। देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल। अब लेकिन हम कूल करना चाहते हैं, इसको सिंक के टेम्परेचर पे ले जाना चाहते हैं, तो हम कूल करें, इसके लिए और प्रेशर हटा दें। अब हीट तो आनी नहीं अंदर बाहर कहीं कुछ, तो प्रेशर हटाओगे तो वॉल्यूम और बढ़ेगा, तो गैस एक्सपेंड हुई कि नहीं हुई, तो टेम्परेचर डाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी हमने क्या किया, प्रेशर डिक्रीज किया। देखो ध्यान देना, तो प्रेशर का हिस्सा डाउन हो रहा है, लेकिन तब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा कि नहीं, बताओ। तो प्रेशर के लिए डाउन और वॉल्यूम इंक्रीज होने के लिए उस तरफ जाएगा कर्व, और नई सिचुएशन सी पे पहुंचेगी।
ये जो कर्व है ये कैसा है? एडियाबेटिक। कैसा है? एडियाबेटिक है, ध्यान रखना, ये एडियाबेटिक की सिचुएशन है। अब देखो जब नई सिचुएशन पे पहुंच गए, हाँ चेंज कर, देखो यहां प्रेशर हो चुका होगा P2, वॉल्यूम हो चुका होगा V2, यहां पर पहुंच के प्रेशर कुछ बदल के फिर P3 और वॉल्यूम V3। अब हमने अभी कहां रखा मेरा इस समय? स्टैंड पे। अब सिलेंडर उठाओ और कहां रख दो? चल के सिंक पे। जितना वर्क होना था उतना हो चुका यहां पर। अब हम ले गए सिंक पे, सिंक ने बची हुई हीट खींची Q2। अब जब हीट खींचेगा, सिंक कोल्ड है ना, सिंक कैसा ऑब्जेक्ट है? कोल्ड। हीट अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है सिलेंडर से तो टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन मैंने कहा अब हम टेम्परेचर फिर कांस्टेंट बनाए रखना चाहते हैं, आइसोथर्मल। सोर्स और सिंक दोनों में हमें टेम्परेचर कैसा रखना होता है? कांस्टेंट। तो अब सिंक पे कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखना है, तो हम क्या करें? प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दें, तो कंप्रेस होगी गैस। जितना हीट खींचने की वजह से डाउन हुआ टेम्परेचर, उतना कंप्रेस करके हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा लिया, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ा। और जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो ध्यान देना, अब इस बार प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब ये कर्व ऊपर को बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी अंदर को बढ़ेगा। देखो ध्यान देना, अब ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से, और थोड़ा अच्छी बना दें, कुछ इस तरीके से देखो, इन दिस वे, मतलब थोड़ा ऊपर भी जाना है और बैक भी आना है। तो नई सिचुएशन में प्रेशर को हमने नाम दिया P4, वॉल्यूम को V4, और इस समय टेम्परेचर कितना चल रहा है? T2। ये प्रोसीजर कैसा है? आइसोथर्मल। ये कैसा है? अब ये सिलेंडर कहां रखा है इस समय? सिंक पर। फोर्थ ऑपरेशन में हम इसको सिंक से उठा के फिर कहां ले जाएंगे? स्टैंड पे। ध्यान देना, पहले सोर्स पे, फिर उतारते तो कहां ले जाते हैं? स्टैंड पे, फिर सिंक पे, फिर कहां ले जाते हैं? स्टैंड पे। यानी हर स्टेप में बीच में स्टैंड आना है। स्टैंड पे ले गए, प्रोसीजर कैसा हो गया? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसीजर के लिए हम लोग अब टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, वापस T1 बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रेशर और बढ़ा दो। कंप्रेस होगी गैस की नहीं होगी? बताओ। टेम्परेचर बढ़ के T1 पहुंच जाएगा, तो यानी इनिशियल जो प्रेशर था वहीं पहुंचा दें। जितना प्रेशर इनिशियल था उतना ही वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा, तो टेम्परेचर वहीं मेंटेन हो जाएगा। देखो एक साइकिल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। आइए इसके लिए हम बात करते हैं। देखो इसमें टोटल 4 ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, जब ये कहां पर है? व्हेन सिलेंडर एट सोर्स। सबसे पहले कहां रखा? सोर्स पे। तो W1 वर्क डन हुआ, या उसी को हम हीट एब्जॉर्ब कह देंगे, Q1। ये लेकिन प्रोसेस क्या है? प्रोसेस विल बी, इस समय प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल। पहला देखो, पहला कर्व किसके लिए है? आइसोथर्मल। जब सिलेंडर कहां है? सोर्स पर, तब आइसोथर्मल होगा, और जब सिंक पर है तब आइसोथर्मल होगा, और जब जब स्टैंड पे होगा तब एडियाबेटिक होगा। अच्छा तो बताओ, आइसोथर्मल का वर्क डन का हमने पीछे फार्मूला पढ़ाया था कोई? 2.3026 नहीं याद है? म्यू RT। अगर नंबर आप मोल्स हो कभी तो आप म्यू RT भी ले सकते हो। 1 मोल के लिए हो तो आप म्यू RT हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं। म्यू R T1, टेम्परेचर कितना है यहां पर, और लॉग याद करो V2 बाई, अच्छा अब ये बेस 10 हो चुका होता है, हमने 2.30 लिख दिया ना, इसलिए तो बेस क्या लोगे? 10, और V2 बाई V1। क्या आप एग्री हैं इस बात से? पहले बताओ। सेकेंड वाला ऑपरेशन, अब सिलेंडर कहां चला गया? नाउ सिलेंडर एट स्टैंड, एट स्टैंड। अब इस समय प्रोसेस कैसा होगा? हाँ, द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। जब ये प्रोसेस एडियाबेटिक हो गया तो इसे हम W2 नाम देंगे। एडियाबेटिक में कोई हीट एब्जॉर्ब होती है क्या? हीट तो कोई एब्जॉर्ब होगी नहीं, तो क्यों लिखने की जरूरत नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है? अभी सिखाया मैंने, म्यू R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपान 1 माइनस गामा था। देख लो मिला के पीछे से, पीछे अभी तो डेरिवेशन कराया मैंने, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, मैच करा लेना। थर्ड, अब फिर नाउ सिलेंडर पुट एट सिंक, द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। जब सिंक पे जाएगा फिर से आइसोथर्मल होगा, तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल वाला W3। ये सिंक हीट एब्जॉर्ब करता है ना, उसी को हम Q2 बोलते हैं।
तो Q2 ये कितनी हो जाएगी देखो 2.3026 म्यू आर T2 लॉग बेस ई। सुनिए यहां वॉल्यूम कहां से कहां वेरी हुआ देखो, V3 से V4 ये वाला स्टेप है देखो आइसोथर्मल। तो V2 बाई V1 था फार्मूले में, तो V4 बाई V3 यानी फाइनल बाई इनिशियल। यहां फार्मूला क्या आएगा V4 बाई V3। ये इक्वेशन आ गई। अगले में देखो फोर्थ में अगेन सिलेंडर पुट एट स्टैंड, प्रोसेस इज एडियाबैटिक। ये एडियाबैटिक हो जाएगा प्रोसेस। तो अब W4 निकालो तो वो आएगा म्यू आर। अब सुनिए इसमें टेम्परेचर कहां पहुंचा रहे हो आप T1 की तरफ, तो इनिशियल टेम्परेचर लेकिन क्या है T2 और फाइनल क्या बन रहा है जाके T1। फोर्थ लाइन में देखो तो म्यू आर और अपान 1 माइनस गामा, तो ये रहेगा ही रहेगा। ब्रैकेट में क्या आएगा T1 माइनस T2। जरा ध्यान से समझ लेना इसको। तो टोटल आपके पास 4 ऑपरेशन दिख रहे हैं तुम्हें। नेटवर्क कितना हो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, नेटवर्क इन साइकिल W सबको सम कर दो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सबको जब ऐड करोगे देखो ध्यान देना प्लीज, हम सब पुट नहीं कर रहे हैं। क्यों? यहां पर गौर करो जरा आप और यहां पर गौर करो आप। इन दोनों में क्या खास बात गौर करके देखो, यहां T1 माइनस T2 है। अगर माइनस कॉमन ले ले बाहर तो यही तो बनेगा। तो दोनों सेम है और एक निगेटिव एक पॉजिटिव ऐड होके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे वो। तो केवल हिस्सा किसका बचेगा आइसोथर्मल वालों का। देखो एडियाबैटिक वाले दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं डायरेक्ट, इसीलिए सीधे हम वही रख रहे हैं 2.3026 म्यू आर। पहला वाला क्या था T1 लॉग, और ये क्या था ये बेस 10 होता है ध्यान रखना, V2 बाई V1 और प्लस 2.3026 म्यू आर T2 लॉग बेस 10 और V4 बाई V3। इसमें कॉमन ले लो जो कुछ कॉमन हो। देखो 2.3026 म्यू आर कॉमन है और T1 लॉग बेस 10 V2 बाई V1 देखो प्लस T2 लॉग बेस 10 V4 बाई V3। ये तो वर्क डन निकला है। क्या निकला है? इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। देखो ध्यान देना, यूजिंग पॉइसन्स इक्वेशंस फॉर एडियाबैटिक कर्व। कौन कौन से कर्व एडियाबैटिक है देखो, BC एंड DA। ध्यान से देखो ये दो लाइनें एडियाबैटिक है कि नहीं। देखो आप कर्व पे देखो, आओ साइकिल में आओ। BC कौन सा है एडियाबैटिक है कि नहीं बताओ, और DA कौन सा है देखो एडियाबैटिक है कि नहीं। इन दोनों पे हम यूज करने वाले क्या पॉइसन्स इक्वेशन। पॉइसन्स की कौन सी इक्वेशन जरा ध्यान देना। एक इक्वेशन होती है TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो कल हमने उस दिन जो पॉइसन्स इक्वेशन लिखाई तो उनमें देखो एक है ऐसी टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ TV गामा माइनस 1। ये पहले B पे लगाना है तुम्हें, सुनो, और फिर कहां लगाना है C पर। तो देखो B के लिए टेम्परेचर कितना है T1 और वॉल्यूम कितना है V2, और जब C पे इसको लगाओगे तो टेम्परेचर कितना हो गया है T2, वॉल्यूम कितना हो गया है V3। ध्यान से सुनिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं ही बताता हूं और कोई बताएगा नहीं तुम्हें। ये यहां से तुम एक काम करो, T1 T2 का रेशियो निकाल दो। T1 बाई T2 क्या निकला V3 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। बोलो बोलो सब लोग, समझो इस बात को। ये कौन सी प्रोसेस के लिए बोला मैंने अभी, BC के लिए। अब यही काम DA के लिए कर रहा हूं मैं। ये फॉर BC किया अभी हमने, किसके लिए किया है BC। अब फॉर DA, दो एडियाबैटिक है ना, दोनों के लिए करना है तुम्हें एक एक बार। यहां पर यही रूल अप्लाई करो। देखो पहले नंबर पे यहां टेम्परेचर कितना है T2 और वॉल्यूम कितना है V4। तो इस पे जब करोगे तो T2 V4 की पावर गामा माइनस 1, और जब A पे पहुंच जाओगे तो टेम्परेचर कितना हो गया T1, वॉल्यूम कितना हो गया V1। तो इसमें T1 T2 का रेशियो बनाओ। अच्छा जरा देखो क्या बन रहा है,
T1 बाई T2, तो V4 बाई V1 की पावर गामा -1। बताओ बताओ, दोनों में ये LHS इक्वल है कि नहीं? तो RHS को इक्वेट करा दो। फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 देखो क्या रिजल्ट में आ रहा, तुम्हारा ध्यान देना। V3 बाई V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू V4 बाई V1 की पावर गामा -1। यही तो है, दोनों तरफ पावर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। तो सीधे यहां से क्या निकला, V3 बाई V2 इज इक्वल टू V4 बाई V1। एक काम करो, यहां से V2 V1 का रेशियो निकाल दो मल्टीप्लाई करके। V2 बाई V1 क्या निकल रहा है देखो, V3 बाई V4। यूज दिस इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में देखो वर्क डन हमने निकाला, फाइनल वर्क डन। ये देखो नेट वर्क डन है। यहां पर हम किसको रिप्लेस करने वाले, देखो V3 V4 को रिप्लेस कर दूंगा किससे, V2 बाई V1 से। चलो रिप्लेस करने आओ। तो ठीक है, उल्टा रखना पड़ेगा। देखो ये V3 बाई V4 है, वहां पर V4 बाई V3 है, इसको पलट कर रखना है यहां पर। नाउ अब सुनिए वर्क डन 2.3026 म्यू आर, यहां तक तो कॉमन ही है। T1 log बेस 10 V2 बाई V1 ऐसे रहने दो, और यहां पर देखना प्लस T2 log बेस 10, इसकी वैल्यू पलट के जब रखोगे तो V1 बाई V2 रखना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। अब अगर ये चीज कॉमन लेना चाहें, सुन लो, log m बाई n है ना, अगर माइनस ले लो तो n बाई m हो जाएगा, पलट जाता, जानते हो कि नहीं जानते ये बात। इसमें से माइनस कॉमन हो जाए तो ये भी V2 बाई V1 बन जाएगा। तो ये सेम चीज आ जाएगी बाहर कॉमन, देखो 2.3026 म्यू आर और log बेस 10 V2 बाई V1 हमने कॉमन ले लिया। तो यहां T1 बचा, यहां माइनस का T2 बचेगा। देखो इक्वेशन 8 डाल दो, तो देखो यहां से हमें किस पे आ गया रिजल्ट पे, ये वर्क डन आ गया। यहां से आप इफिशियंसी का एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने आप लोग को क्या सिखाया था, W बाई Q1, याद है? तो W जो अभी निकला इसको रख लो ऊपर, तो W कितना निकला 2.3026 म्यू आर log बेस 10 V2 बाई V1 अपान में रख दो। अभी देखो Q1 क्या निकला था, ध्यान देना प्लीज। Q1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन, वो निकली थी 2.3026 म्यू आर log बेस 10 V2 बाई V1, यही तो निकला था। अच्छा यहां पर एक चीज और कॉमन है, यहां पर देखो इसमें जब W ये T2 ये T1 माइनस T2 और था ये तुम्हारे पास, जब इनको करोगे सब कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, केवल देखो T1 माइनस T2 बाई, यहां नीचे क्या बचेगा T1, ये फर्स्ट में था ना T1। इफिशियंसी का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला और इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखो अलग अलग डिवाइड करके 1 माइनस T2 बाई T1, ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो इसी से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। देखो नाउ इफिशियंसी के कुल मिलाकर दो फॉर्मूले हैं, एक 1 माइनस Q2 बाई Q1 या फिर 1 माइनस T2 बाई T1। जब जरूरत होगी तब इस तरह यूज करेंगे। नोट कर लो, कार्नो साइकिल फिनिश्ड।